नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संचार के बारे में, जो कि सीबीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए निर्धारित पुस्तक जनसंचार एवं अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले संचार की संक्षेप में कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद इस विषय से परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संचार की कहानी। संचार संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। हवा का संचार, वायु का संचार, रक्त का संचार, यह विज्ञान में आपने पढ़ा होगा। जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है या उसमें स्थान परिवर्तन होता है तो उसे ही संचार कहते हैं। ठीक इसी तरह से मनुष्य जब अपने भावनाओं, अपने विचारों या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है तो इसे भी संचार कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम एक दूसरे तक अपने भावनाओं, विचारों या संदेशों को पहुंचाते हैं तो यही संचार है। अब जरा सोचिए, क्या आप बिना बात किए रह सकते हैं? शायद नहीं। अकेलेपन और सोने के समय को छोड़ दिया जाए तो आप अधिकांश समय अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने या अपनी भावनाओं और विचारों को प्रकट करने के लिए एक दूसरे से या समूह में बातचीत करते हैं। यह वास्तव में संचार का ही उदाहरण है। यहाँ तक कि कई बार हम अकेले में खुद से भी बातें करने लगते हैं। सच तो यह है कि हम बिना बात किए एक पल भी नहीं रह सकते। यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो यह बिना बातचीत या संचार के संभव नहीं है। संचार यानी संदेशों का आदान प्रदान। हम चाहें या न चाहें, अपने दैनिक जीवन में हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। यहाँ तक कि एक बच्चा भी संचार के बिना नहीं रह सकता। वह रोकर या चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। वैसे तो प्रकृति में सभी जीव संचार करते हैं, लेकिन मनुष्य की संचार करने की क्षमता और कौशल सबसे बेहतर है। अक्सर यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने में उसकी संचार क्षमता की सबसे बड़ी भूमिका रही है। परिवार और समाज में एक व्यक्ति के रूप में हम अन्य लोगों से संचार के जरिए ही संबंध स्थापित करते हैं और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं। संचार ही इसमें एक दूसरे से जोड़ता है। गौर से देखिए तो सभ्यता के विकास की कहानी संचार और उसके साधनों के विकास की कहानी है। मनुष्य ने चाहे भाषा का विकास किया हो या लिपि का या फिर छपाई का, इसके पीछे मूल इच्छा संदेशों के आदान प्रदान की ही थी। दरअसल संदेशों के आदान प्रदान में लगने वाले समय और दूरियों को पाटने के लिए ही मनुष्य ने संचार के विविध माध्यमों की खोज की। आज का युग संचार क्रांति का युग है। आखिर वह क्या है जो आज के युग को संचार क्रांति का युग बनाता है? संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो,
टेलीविज़न, सिनेमा, ये सभी आज के प्रमुख संचार माध्यम हैं जो आधुनिक विज्ञान की मनुष्य को एक अद्भुत देन है। लेकिन संचार की कहानी इन आधुनिक संचार माध्यमों की शुरुआत के साथ ही आरंभ नहीं होती है, बल्कि संचार की कहानी इनसे कहीं बहुत अधिक पुरानी है। आरंभ में आदि मानव अपने भावनाओं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अनेक तरीकों का इस्तेमाल करता था। दुनिया भर के अलग अलग भागों में प्रागैतिहासिक पत्थरों पर तमाम संकेत और रेखाएं खिंची हुई मिलती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि आदि मानव भी एक दूसरे से संचार करने के लिए इन संकेतों का इस्तेमाल करते थे। जब भाषा और लिपियों का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय आदि मानव इन पत्थरों पर अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी लकीरों और आकृतियों को उकेर कर एक दूसरे से संचार करते थे और अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इसके संकेत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। भारत में इसका सबसे बड़ा प्रमाण भीमबेटका के गुफा चित्र में मिलता है। इसके बाद आप भारत के पौराणिक साहित्य में भी संचार की व्यवस्था का विधिवत उदाहरण देख सकते हैं। बड़ी सहजता के साथ इसके बीज पौराणिक काल के मिथकीय पात्रों में खोजे जा सकते हैं। देवर्षि नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है, जो वीणा की मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद स्थापित करते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को युद्ध की झलक दिखाते हुए संजय युद्ध का समस्त विवरण उन्हें सुनाते हैं, और यह मिथकीय परिकल्पना वास्तव में संचार की व्यवस्था की ओर ही इशारा करती है। ऐतिहासिक काल में राज भावनाओं को दरबार तक पहुंचाने और राजा के संदेश को जनता के बीच में प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण भी दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राट के शासनकाल में स्थायी महत्व के संदेशों को शिलालेखों और सामयिक या तात्कालिक संदेशों के लिए कच्ची स्याही या रंगों के संदेश लिखित रूप में प्रदर्शित करने की व्यवस्था मजबूत हुई। तब बाकायदा रोजनामचा लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे और जनता के बीच संदेश भेजने के लिए संचार की विधिवत व्यवस्था बनाई गई। लेकिन राज दरबारों के अतिरिक्त आम जनता के बीच में संचार की एक विधिवत व्यवस्था भी भारत में मौजूद दिखाई देती है। देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विविध नाट्य रूपों जैसे कथावाचन, बाउल, सांग, रागिनी, तमाशा, लावनी, नौटंकी, जात्रा, गंगा गौरी, यक्षगान जैसे विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से लोग न केवल दूसरों का मनोरंजन करते थे, बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक संदेश पहुंचाने और जनमत निर्माण करने का भी कार्य किया जाता है। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यम के जो रूप आज हमारे यहाँ हैं, वे निश्चय ही हमें आधुनिक विज्ञान की उपलब्धि के रूप में हासिल हुए हैं। संचार के आधुनिक माध्यमों ने संचार की प्रक्रिया को अति तीव्र किया है, और जैसे जैसे संचार की प्रक्रिया दुनिया भर में तेज होती गई, वैसे वैसे दुनिया भर के विकास की यात्रा और अधिक गतिमान होती जा रही है। आज पिछले कुछ वर्षों में ही संसार ने जितना विकास किया है, उतना इसके पहले हजारों वर्षों में भी नहीं किया। इसके पीछे यदि कोई प्रमुख कारण है तो संचार के आधुनिक साधन, जो अति तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं, भावों,
संचार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संचार। संचार के बारे में, संचार के प्रकार के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले देखते हैं आज के विषय में हमें किन बिंदुओं को पढ़ना है। आज के विषय में हम पढ़ेंगे संचार क्या है, संचार के प्रमुख घटक क्या हैं, संचार कितने प्रकार के होते हैं, संचार का जीवन में क्या महत्व है। संचार का शाब्दिक अर्थ। संचार शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग के साथ चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। व्यापक अर्थों में संचार किसी भी चीज में होने वाले स्थान परिवर्तन को कहते हैं, जैसे रक्त का संचार, विद्युत का संचार, ऊष्मा का संचार, वायु का संचार, ध्वनि का संचार आदि। यहाँ आज के विषय में जिस संचार के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, उनमें 3 चीजें शामिल हैं: भाव, विचार या सूचना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावों या विचारों के आदान प्रदान को ही संचार कहते हैं। यही संचार की परिभाषा है। एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है, क्योंकि जब हम अपने भाव, विचार या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वास्तव में हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर रहे होते हैं। तो वास्तव में संचार एक तरह से अनुभवों की साझेदारी है। संचार एक प्रक्रिया। संचार एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कार्य को पूरा करने के लिए कई छोटी छोटी क्रियाओं को चरणबद्ध रूप से संपन्न किया जाता है तो इसे प्रक्रिया कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार संचार कई छोटी छोटी क्रियाओं और घटकों से हो करके पूरी की जाती है। तो आइए देखते हैं इस संचार प्रक्रिया के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं। संचार प्रक्रिया में पहला प्रमुख घटक है स्रोत या संचारक। दूसरा घटक है एनकोडिंग। तीसरा चरण है कूटीकृत संदेश। इसके बाद माध्यम, प्राप्तकर्ता, फिर एनकोडिंग और फीडबैक। शोर या बाधा भी संचार प्रक्रिया के भीतर पाया जाने वाला एक घटक है। अब आइए इन सभी घटकों को अलग अलग विस्तार से पढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया के विभिन्न तत्व या घटक। संचार प्रक्रिया का पहला घटक है स्रोत या संचारक। स्रोत से ही संचार की प्रक्रिया आरंभ होती है। स्रोत या संचारक वह व्यक्ति होता है जो किसी उद्देश्य से अपने भाव, विचार या सूचना को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। दूसरा घटक है कूटीकरण, जिसे अंग्रेजी में एनकोडिंग कहते हैं। यह संचार का दूसरा चरण है। स्रोत या संचारक जिन भावों, विचारों या सूचनाओं को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है उसे किसी भाषा या संकेत में बांधने की प्रक्रिया को कूटीकरण या एनकोडिंग कहते हैं। संचार प्रक्रिया के घटकों के अंतर्गत तीसरा घटक है संदेश। स्रोत या संचारक जिन भाव या विचारों या सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है उसके कूटीकृत रूप को संदेश कहते हैं। चौथा घटक है माध्यम। संदेश जिनके जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है उसे माध्यम कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंगें, वायु तरंगें, टेलीफोन, टेलीविजन, समाचार पत्र और इंटरनेट आदि संचार माध्यम की उदाहरण है।
पांचवा घटक है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। संदेश जिसे पहुंचाया जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश को डिकोड करके प्रेषित भाव, विचार या सूचना को ग्रहण करता है। छठा घटक है डिकोडिंग। यह एन्कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश में निहित भाव या विचार या सूचना को समझने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक। प्राप्त संदेश को समझने के बाद प्राप्तकर्ता की जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे फीडबैक कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है तथा संचार की सफलता को सूचित करता है। शोर या बाधा। देखा जाए तो यह संचार का चरण नहीं बल्कि संचार की प्रक्रिया में एक अवांछित तत्व है। संचार की प्रक्रिया में रुकावट डालने वाले तत्वों को ही शोर या बाधा कहते हैं। यह अज्ञानता, मानसिक विषमता, तकनीकी खराबी या भौतिक शोर आदि किसी भी रूप में हो सकता है। संचार के विविध तरीके। अपने भाव, विचार या सूचनाओं को दूसरों तक अनेक तरीकों से पहुंचाया जा सकता है, जैसे फोन का इस्तेमाल करके, सबके सामने खड़े होकर माइक्रोफोन के माध्यम से, आमने सामने बैठकर, इंटरनेट के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, परिचर्चा के माध्यम से, यहां तक कि नृत्य के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी। अब देखते हैं संचार के प्रकार। संचार के प्रकार कई आधारों पर निर्धारित किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर संचार के प्रकार। अभिव्यक्ति के आधार पर संचार के दो प्रकार होते हैं, सांकेतिक संचार, मौखिक एवं अमौखिक संचार। इसके बाद व्यक्तियों के आधार पर, या यूं कहें कि संचार में भाग लेने वाले व्यक्तियों के आधार पर संचार के प्रकार। इस आधार पर संचार के चार प्रकार किए गए हैं: अंतःवैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार। सबसे पहले विस्तार से पढ़ते हैं अभिव्यक्ति के आधार पर संचार के प्रकार। पहला प्रकार है सांकेतिक संचार। जब हम संकेतों के द्वारा भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, जैसे किसी को इशारे से बुलाना। ट्रैफिक लाइट की अलग अलग बत्तियां भी सांकेतिक संचार के उदाहरण हैं। दूसरा प्रकार है मौखिक एवं अमौखिक संचार। मुंह से बोलकर जब हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे मौखिक संचार कहते हैं। मौखिक संचार करते हुए हम अपनी आंखों, हाथों या चेहरे आदि अंगों में भी गति प्रदर्शित करते हैं, जिसे मौखिक संचार और प्रभावी हो जाता है। इसे ही अमौखिक संचार कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौखिक और अमौखिक संचार प्रायः साथ साथ होते हैं। जहां तक हम अपने मुंह से भाषा को बोलकर प्रयोग करते हैं वहां तक मौखिक संचार है, लेकिन बोलते समय हम अपने चेहरे, हाथ, पांव, अंगों आदि में जो गतिशीलता लाते हैं वह अमौखिक संचार का प्रकार है। जैसे किसी को प्रणाम करते समय दोनों हाथों को आपस में मिलाना। हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भावनाएं मौखिक की अपेक्षा अमौखिक संचार से ज्यादा सशक्त रूप से व्यक्त होती हैं, जैसे दुख, प्रेम, डर, घृणा आदि। अब देखते हैं व्यक्तियों के आधार पर संचार के प्रकार या संचार प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के आधार पर संचार के प्रकार। इसमें सबसे पहला है अंतःवैयक्तिक संचार। कभी कभी एकांत में या चिंतन मनन की मुद्रा में
हम अपने आप से ही बातें करते हैं, इसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होता है। यह संचार का सबसे बुनियादी रूप है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। पारिवारिक एवं सामाजिक रिश्तों को विकसित करने तथा व्यक्तिगत जीवन में सफलता के लिए अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रकार है समूह संचार। दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में वार्तालाप, पंचायतों में चर्चा, संसद में बहस आदि। चौथा है जन संचार। जब हम प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करते हैं तो इसे जन संचार कहते हैं। यह संचार का सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण प्रकार है। जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि माध्यमों के जरिए किया जाने वाला संचार जन संचार के अंतर्गत आता है। जीवन में संचार की भूमिका। सामाजिक जीवन में हर पल संचार की आवश्यकता होती है। बिना संचार के सामाजिक जीवन संभव नहीं है। हम सामाजिक जीवन में जो कुछ भी कार्य रोजमर्रा के जीवन में करते हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए संचार एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। जैसे आपसी लेन देन, हमें किसी से कुछ लेना है तो सबसे पहले हम उसे अपनी आवश्यकता बताएंगे, यह भी संचार है। किसी को कुछ देना है तो भी उसको हमारी चीज लेने के लिए उसे राजी करेंगे, यह भी वास्तव में संचार है। तो इस प्रकार देखते हैं आपसी लेन देन के लिए हमें संचार आवश्यक महसूस होता है। सूचना का आदान प्रदान। समाज में अलग अलग स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हुए बच्चों को तमाम सूचनाएं देते हैं। कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं लगाई जाती हैं। अधिकारी अपने कर्मचारियों को निर्देश या आदेश देते हैं, उसके लिए भी वो सूचनाएं निकालते हैं। तो इस तरह से समाज में जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा है वह भी वास्तव में संचार का ही एक रूप है। सामाजिक संपर्क। आपने देखा होगा कि चुनावों के समय नेता लोग सामाजिक संपर्क के लिए निकलते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं और उनके समाधान का वादा करते हैं। तो यहाँ जो दूसरों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए वादा करना, यह भी वास्तव में संचार का ही एक रूप है, क्योंकि वहां जनता और नेता के बीच एक विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसी तरह से कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई सामाजिक संगठन का सदस्य जब समाज के अलग अलग हिस्से में जाकर के उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके समाधान के लिए प्रयास करता है तो इसके लिए भी उसे बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना आवश्यक होता है और लोगों से बातचीत करने का यह रूप भी वास्तव में संचार है। प्रतिक्रिया। समाज या हमारे आसपास हर पल कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। उन घटनाओं पर कभी हम गुस्सा दिखाते हैं या कभी उनकी सराहना करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो ये हमारी प्रतिक्रिया है। और इन घटनाओं के प्रति हम जो कुछ भी बातें कहते हैं, जो दूसरे लोग सुनते हैं या हमारी बातें दूसरों तक पहुंचती है, तो इस तरह से यहाँ पर भी संचार का ही सहारा लिया जाता है। नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण या व्यक्तिगत नियंत्रण, दोनों ही तरह के नियंत्रण स्थापित करने के लिए संचार बहुत ही आवश्यक है। कक्षा में शिक्षक
बच्चों पर नियंत्रण करने के लिए जो कुछ भी उन्हें निर्देश देता है या आदेश देता है, वह संचार का ही एक रूप है। समाज में शासन या प्रशासन के द्वारा समय समय पर लोगों के लिए, जनता के लिए अलग अलग आदेश और निर्देश जारी किए जाते हैं, जिससे समाज में नियंत्रण स्थापित होता है। यह भी संचार का ही एक रूप है। अभिव्यक्ति, कवि, लेखक, चित्रकार, संगीतकार, नर्तक, सभी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग लोग अपनी अलग अलग कलाओं के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश देने का काम करते हैं, और ये जो संदेश देने की प्रक्रिया है, यह वास्तव में संचार का ही एक रूप है। समस्या समाधान, जब कभी हम किसी समस्या में होते हैं, जैसे यदि हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और डॉक्टर हमें हमारी समस्या का समाधान सुझाता है। यह भी संचार का एक रूप है। जब कभी हम खतरे में होते हैं, तब भी हम दूसरों को अपनी सुरक्षा के लिए पुकारते हैं, बुलाते हैं, और दूसरे हमारी इस आवाज को सुन करके हमारी मदद के लिए आते हैं। यह भी संचार का ही एक रूप है। इस तरह से समस्या समाधान के लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती है। भूमिका निर्वाह, हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कभी न कभी किसी न किसी भूमिका का निर्वहन जरूर करता है। जैसे परिवार में एक पिता की भूमिका का निर्वाह, एक पुत्र की भूमिका का निर्वाह, भाई की भूमिका का निर्वाह, मां की भूमिका का निर्वाह किया जाता है। ठीक वैसे ही किसी संस्था या संगठन में कार्यकर्ता या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए भी अपनी अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाता है। लेकिन इन सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए संचार की आवश्यकता होती है। हम अपने से बड़ों, अपने से छोटों और अपने समकक्षियों से बातचीत करके, उनकी बातों को सुन करके और उन्हें अलग अलग निर्देश देकर ही अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से भूमिका निर्वाह में भी संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यूं हम कह सकते हैं कि जीवन में हर पल अपने हर कार्य को करने के लिए हमें कहीं न कहीं संचार की आवश्यकता होती है। इस तरह से संचार एक सामाजिक उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो इस तरह हम देखते हैं संचार के कार्य या उपयोग। संचार मानव जीवन का अभिन्न अंग है। हम अपने दैनिक जीवन में आपसी लेन देन, सामाजिक संपर्क, पारस्परिक नियंत्रण, सूचनाओं के आदान प्रदान, अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति, अपनी समस्याओं के समाधान, अपनी भूमिकाओं या जिम्मेदारियों के निर्वहन या अपनी रुचियों के अनुसार किसी विषय पर प्रतिक्रिया देने के लिए संचार का ही उपयोग करते हैं। यही संचार का कार्य है और यही संचार की भूमिका। जगने के बाद से लेकर पुनः सोने तक हर समय हमारे जीवन में संचार की कोई न कोई भूमिका होती है। यहाँ तक कि जब हम अकेले होते हैं तब भी खुद से ही अंतःवैयक्तिक संचार करते रहते हैं। कह सकते हैं कि संचार के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। संचार के विभिन्न साधन। आधुनिक काल में विज्ञान ने हमें संचार के तमाम नए साधन प्रदान किए हैं, जैसे मोबाइल फोन, टेलीफोन, फैक्स, माइक्रोफोन, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो इत्यादि। तो इस तरह से आज के पाठ में हमने देखा संचार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संचार की परिभाषा क्या है, संचार के मुख्य तत्व या घटक कौन कौन से हैं, संचार के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, अंतःवैयक्तिक और अंतरवैयक्तिक संचार में क्या अंतर है, समूह संचार और जन संचार में क्या अंतर है, जीवन में संचार